देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका जो लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया था वो था आपका एक्सियल पॉइंट का डेरिवेशन और इक्वेटर पॉइंट का डेरिवेशन। देखिए जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं अभी तक इस क्लास में, वो सारे लेक्चर्स आपको इस ग्रुप में, इस बैच में अपलोडेड है, तो आप उनको दे सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आज का, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। So we will calculate the torque on an electric dipole. Am I audible? Torque on an electric dipole placed in uniform electric field. So एक डायपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, यूनिफॉर्म। इसका मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है। दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नाउ हाउ वी रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हम इक्वल एरोज ऑफ इक्वल लेंथ and equal spacing. This is called uniform electric field. Equal arrows of equal length and equal spacing. ये जो स्पेसिंग रहेगी एरोज के बीच में, ये आपकी इक्वल रहेगी और लेंथ भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अनयूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो यहाँ पे स्पेसिंग चेंज हो जाएगी और लेंथ भी, ये जो लेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, चेंज हो जाएगी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। E से represent किया जाएगा because it is a vector quantity and the direction of electric field is positive to negative. So that means electric field का positive इस side lie करेगा, electric field का negative इस side lie करेगा, because the direction is given in the right. Right की तरफ direction दी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव इस साइड है, नेगेटिव इस साइड है। वंदना बेटा लेट क्यों हो जाते हो आप। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। और शिवानी कहाँ है। ठीक है, कॉल करो, ज्वाइन कर जल्दी क्लास। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। द डायरेक्शन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब जिस तरफ एरोज होंगे उस तरफ नेगेटिव होगा, और जहां से स्टार्ट हुआ उस तरफ पॉजिटिव होगा। नाउ इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के पास क्या होता है, दो चार्ज होते हैं। लेट्स सपोज द चार्ज ऑन दिस साइड इज नेगेटिव and the charge on this side is positive. तो आपका ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, एंड दिस इलेक्ट्रिक डायपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। नाउ द ईच चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल, ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल पे नेगेटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव इस साइड है। डायपोल का पॉजिटिव इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव इस साइड, नेगेटिव इस साइड है। दैट मींस यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, यहाँ पर भी अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी दिस साइड ऑन दिस चार्ज एंड दिस साइड ऑन दिस चार्ज। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे। अब दिस इज द हैविंग मैग्नीट्यूड F इक्वल्स टू QE, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू प्लस QE। एक मिनट बेटा। एक मिनट बेटा, एक मिनट।
आप सभी फिर से रिज्वाइन करो क्लास। तो देखिए ये आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो दिया है वो पॉजिटिव से नेगेटिव इस साइड दिया हुआ है। हमने जो एरोज बनाए हैं ये एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि ये एरो की स्पेसिंग जो बीच में स्पेस है वो सेम है और साइज आपका सेम है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल ये रखा हुआ है, थीटा एंगल पे हमने रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल को। अब इलेक्ट्रिक डायपोल का जो नेगेटिव है वो इस साइड है, पॉजिटिव इस साइड। दैट मीन्स ये जो पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट होगा और ये जो नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट होगा बाय द फोर्स F इक्वल्स टू क्यू ई। और यहाँ पे फोर्स रहेगा F इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। तो फोर्स ऑन दिस साइड F equals to minus QE. Now these two forces are opposite in direction but equal in magnitude. ये दोनों फोर्सेस डायरेक्शन तो अपोजिट है बट देयर मैग्नीट्यूड आर सेम। क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करें मैग्नीट्यूड दोनों का क्यों ही है, क्योंकि चार्ज डायपोल पे सेम होता है। यहाँ माइनस चार्ज है यहाँ प्लस चार्ज है। एंड नाउ दीज टू फोर्सेस विल ट्राई टू रोटेट द डायपोल। जिस तरह मान लो कि ये डायपोल रखा हुआ है, एक फोर्स इस वाले पॉइंट पे लग रहा है इस साइड और एक फोर्स इस साइड लग रहा है। तो ये जो डायपोल है इस तरीके से घूमने की कोशिश करेगा एंड दिस प्रोड्यूसेस द टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल बिकॉज टॉर्क इज दैट क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस द रोटेटिंग इफेक्ट इन द बॉडी। बॉडी के अंदर रोटेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने वाला जो पैरामीटर है उसे टॉर्क बोला जाएगा। अब यहाँ पे जो नेट फोर्स है डायपोल के लिए वो तो जीरो है। क्यों नेट फोर्स जीरो है? क्योंकि अगर आप QE को ऐड करोगे माइनस QE के साथ दोनों फोर्स को ऐड करोगे वो जीरो आएगा। सो द नेट फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रिक डायपोल इज जीरो बट देयर इज अ टॉर्क विच वी हैव टू कैलकुलेट। जो हमें निकालना है यहाँ पर हम वो टॉर्क निकालेंगे। सो वी हैव कंसिडर अ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2a। इलेक्ट्रिक डायपोल की जो लेंथ है ये 2a है which is placed at an angle theta with the electric field. So the net force on the electric dipole is zero, but there is a torque of a ton. ठीक है ठीक है। So but there is a torque which rotates the dipole तो क्या करेगा? अब देखो ये वाला जो फोर्स है यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव इस साइड है तो इस तरफ फोर्स लग रहा है। तो दैट मींस ये डायपोल जो है आपका क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्योंकि अगर आप एक बॉडी को इस तरीके से यहाँ पे थ्रेड बांधिए यहाँ पे थ्रेड बांधिए और उसको खींचिए दोनों साइड से तो ये बॉडी ऐसे घूम जाएगी। इसका मतलब जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज हो रहा है। अब डायपोल का जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है या किसी भी बॉडी का टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है 11th क्लास में हमने पढ़ा था। टॉर्क इज डिफाइंड बाय टाउ। टाउ इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द टॉर्क। ठीक है, दिस सिंबल इज कॉल्ड टाउ। ठीक है, जिसको नहीं पता वो लिख ले। एंड टॉर्क इज डिफाइंड एज either force, it is the product of either force into perpendicular distance between the forces। तो टॉर्क क्या है आपका? टॉर्क है आपका कोई भी एक फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच का। अब ये दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखिए टाउ का रिप्रेजेंटेशन याद रखना, टाउ का रिप्रेजेंटेशन जो है ये टी नहीं है, स्मॉल टी नहीं है। टाउ कुछ अलग रिप्रेजेंटेशन बनाया जाएगा। ठीक है, इसको खास कर ध्यान रखना बनाते समय, वरना आप जो नोटेशंस में गलती करोगे वहां पे आपके मार्क्स कटेंगे। क्योंकि मार्किंग स्कीम में आपको जो नोटेशंस है जैसा वो बताया गया वैसा ही जस्ट रिप्रेजेंटेशन रखना है।
ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फोर्स है, कोई भी एक फोर्स रख दो, आप ये वाला फोर्स रखो या ये वाला फोर्स, कोई भी एक फोर्स, और दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो टॉर्क निकल आएगा, जो कि हमें यहाँ कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, टॉर्क निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल पे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है थीटा एंगल पर। तो हम यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे, देखिए, अगर मैं इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करता हूं, तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स इज दिस, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हुआ, ये डिस्टेंस, तो हमें ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। नाउ इसको हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इतना नोट कर लिए सभी ने, रब करूं, साथ ही साथ नोट करते जाइए। जिसके पास नोट्स अगर है हार्ड कॉपी, तो वो रफ में नोट करते हैं जिससे प्रैक्टिस हो पाए। जिसके पास हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी के पास है, वो नोट करें, जिससे कि आप बाद में पढ़े तो समझ में आ जाएगा आपको। समृद्धि, आपको डाउट तो नहीं कोई? देखिए, टॉर्क के लिए हम यहाँ पहले तो इस ट्राइंगल पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बीसी डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो इन ट्राइंगल एबीसी, अब एबीसी ट्राइंगल में देखिए, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, बिकॉज दिस इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों एंगल सेम है। अगर इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, तो थीटा के साथ वाली जो साइड होती है एसी, एसी साइड क्या हो गई, यहाँ पे बेस हो गया, और बेस के जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये हाइपोटेनस होगी जो कि 2a के इक्वल है, बिकॉज 2a इज द लेंथ ऑफ द डायपोल। So in this triangle, we wish to calculate this perpendicular, and perpendicular of this triangle will be given by the sin theta, because क्योंकि साइन कंपोनेंट में आपका परपेंडिकुलर आता है। इसमें अगर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको जो नोन साइड है वो तो लेनी लेनी है। नोन साइड है हाइपोटेनस, अननोन साइड है परपेंडिकुलर। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा लेना पड़ेगा हमें। हाँ हाँ, इसको डाउट है? हाँ, ए सी हाइपोटेनस है और ए बी बेस है। ठीक है, तो इन दिस ट्रायंगल साइन थीटा will be perpendicular BC upon AC. So BC will be equals to AC sin theta, and AC is 2A, so 2A sin theta will be the perpendicular. So अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था टॉर्क के फॉर्मूले में, वो यहाँ पुट करेंगे, और कोई भी एक फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या है, क्यू ई। फोर्स का यहाँ मैग्नीट्यूड रखना है, सिंबल नहीं रखेंगे, माइनस और प्लस नहीं रखेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड रखा जाएगा। साथ ही नोट करते जाए, ठीक है, टाइम नहीं मिल पाएगा वरना नोट करने का, क्योंकि बोर्ड मेरे पास जो है वो छोटा बोर्ड है, मेरे को बार बार रब करना पड़ेगा। लेट इट बी इक्वेशन 1। नाउ वी हैव टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है, एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बीसी, एंड एफ फोर्स इज विल बी क्यू ई, एंड बीसी इज 2a sin थीटा। नाउ देखिए, यहाँ पर जो Q है और 2a है, इसका जो प्रोडक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द डायपोल मूवमेंट, Q इंटू 2a, या 2l भी ले सकते हैं, इट डजेंट मैटर। सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ Q मल्टीप्लाई 2a, प्रोडक्ट ऑफ either charge and the separation between the charges is known as dipole moment. So we can write P, और ये E बचा, sin theta. So by this formula we can find the torque of magnitude of the torque of the electric dipole placed in uniform magnetic field. अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल किसी भी एंगल पर रखा हुआ है, तो इस फॉर्मूले से हम उसके ऊपर टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। और टॉर्क क्या होता है, किसी भी बॉडी में रोटेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने वाला पर्टिकुलर पैरामीटर टॉर्क कहलाता है। जैसे आप अगर मार्केट जाते हैं या कोई भी ऑटोमोबाइल खरीदने जाते हैं, तो वहां पे ऑटोमोबाइल कंपनीज में हमेशा इंजन की टॉर्क की वैल्यू देता है।
कि ये जो इंजन है इतने न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स उसके रेवोल्यूशन जो होंगे वो ज्यादा रहेंगे। जितना आपका पिकअप होगा, जितना सीसी की आपकी ऑटोमोबाइल है, उसमें आपके उतने ही टॉर्क होगा। जितना ज्यादा टॉर्क है उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा रहती है। तो वो जो व्हीकल है वो आपका कम टाइम में ज्यादा स्पीड एक्वायर कर लेता है। कोई व्हीकल आपका 3 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक्वायर करता है, कोई आपका 5 सेकंड्स में, कोई 10 सेकंड्स में। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द टॉर्क ऑफ द इंजन। क्लियर है? जस्ट अ मिनट। तो ये आपका टॉर्क हो गया पीई साइन थीटा, वेयर ई रिप्रेजेंट्स द magnitude of the electric field. Theta is the angle with which the dipole makes with the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पर रखा हुआ है? सपोज डायपोल 90 डिग्री रखा होता, डायपोल को हमने ऐसे रखा होता इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अब आपका थीटा अगर 90 होता तो उस समय टॉर्क कितना होता? पीई हो जाता, बिकॉज साइन 90 is 1। तो यहाँ पे कंडीशंस पढ़ते हैं टॉर्क के लिए कि कब आपका मैक्सिमम टॉर्क होगा और कब मिनिमम टॉर्क होगा, जब एक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। क्लियर है यहां तक? फॉर्मूला याद रहेगा, पी साइन थीटा। से यस और नो? फर्स्ट केस, इफ थीटा इज 90 डिग्री, मतलब डायपोल जो है नॉर्मली रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो थीटा अगर 90 होता है तो टॉर्क होगा आपका पीई साइन 90, एंड साइन 90 is 1, so the value of the torque is P, and which is the maximum torque. This is the maximum torque on the dipole when it is placed at 90 degree to the electric field. अब क्या हो अगर डायपोल 0 डिग्री पर रखा रहे? इफ थीटा इज 0 और 180, 0 180 कब होगा? जब डायपोल अलाइंड है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मींस कि अगर आपका फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो डायपोल है उसका डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी यही रहेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज इस साइड, पॉजिटिव चार्ज इस साइड। ये डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हो गया। अब यहां पर जो एंगल बना वो बना आपका 0 डिग्री। मींस डायपोल को अगर आप पैरेलल रखो या एंटी पैरेलल रखो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस समय आपका जो टॉर्क होता है वो मिनिमम रहेगा, बिकॉज साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है। सो द मिनिमम टॉर्क इज 0। साइन 0 लिखिए या 180 लिखिए। क्लियर हुआ? तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा डायपोल को? जब परपेंडिकुलर रखेंगे। मिनिमम कब होगा? जब वो पैरेलल रखा हुआ है या फिर एंटी पैरेलल रखा हुआ है। एंटी पैरेलल के केस में थीटा रहेगा आपका 180 और पैरेलल के केस में थीटा रहेगा 0 डिग्री। और यहां पे कैसे रखा हुआ है? नॉर्मली, मींस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दिस केसेस कभी कभी आपको केसेस के ऊपर ही क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पूछ लेता है, डायरेक्ट नहीं बताता कि डायपोल कैसे रखा हुआ है। इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम जब मैं न्यूमेरिकल्स लूंगा तब बताएंगे। ठीक है, अभी एक टॉपिक और पढ़ते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं। क्लियर हुआ टॉपिक? अब देखिए, ये हमने पढ़ा है टॉर्क। और टॉर्क कैसी क्वांटिटी होती है? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके लिए हमें
मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है। तो इसका मतलब हमें इसका डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। नाउ हाउ वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लिया पी साइन थीटा फॉर्मूले से, बट डायरेक्शन के लिए हमें यहाँ पे एक रूल यूज करना पड़ेगा, राइट हैंड स्क्रू रूल। इसको सिंपली राइट हैंड थंब रूल भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल दोनों एक ही है। क्लियर है यहां तक सभी को? सो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, देखिए क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, तभी वो न्यूमेरिकल या आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो पाएगा। सो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क can be found using the right hand screw rule and it is also called thumb rule, right hand thumb rule. And according to this rule, सपोज करिए कि आप अपने राइट हैंड में, आप सभी अपना राइट हैंड इस तरह करिए, आप अपने राइट हैंड में एक स्क्रू ड्राइवर को पकड़े हुए हैं इस तरीके से। स्क्रू ड्राइवर से आप एक स्क्रू को टाइट कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं, आप समझिए स्क्रू यहां पर है, उसको आप टाइट कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे पता लगेगा टाई करना है स्क्रू या लूज करना है? तो वो डिपेंड करेगा आपके रोटेशन पे। क्या आपका जो डाइपोल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लॉकवाइज घूम रहा था या एंटी क्लॉकवाइज? कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? समझिए यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही लाइन बना देता हूं मैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका ये डाइपोल रखा हुआ है, जैसे हमने फर्स्ट केस में लिया था जब मैंने डेरिवेशन कराया। तो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव इस साइड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है डायपोल, तो इसका मतलब यहाँ पे ये फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा इस तरफ और एक लगेगा अट्रैक्शन इस तरफ। तो इस समय डायपोल जो है क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। तो दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द डायपोल। अब क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो आपको समझना कैसे है कि आपने जो स्क्रू ड्राइवर पकड़ा हुआ है, इस स्क्रू ड्राइवर को यहां पर रखकर इसको क्लॉकवाइज घुमाइए। तो क्या होगा, जब आप किसी भी स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो स्क्रू जो होता है वो आपका इंसर्ट होता है, अंदर जाता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं स्क्रू को तो वो स्क्रू बाहर आ जाता है। तो रोटेशन के हिसाब से आपको स्क्रू घुमाना है आपको। तो आपने यहाँ पे रोटेशन देखा, रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज, क्योंकि आपका ये पॉजिटिव है डायपोल का, ये नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये पॉजिटिव नेगेटिव है डायपोल का। तो ये इधर अट्रैक्ट हुआ, ये इधर अट्रैक्ट हुआ, तो ये अगर इधर अट्रैक्ट हो रहा है, ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये ऐसे घूम जाएगा, एक क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्लॉकवाइज के लिए जो डायरेक्शन रहेगा इनसाइड द पेपर या इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड लिखिए या इनटू द पेपर, क्योंकि जो स्क्रू है वो अंदर गया। अब मान लीजिए डायपोल इस तरह रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायपोल को मैंने ऐसा रखा हुआ है कि इसका नेगेटिव इस साइड है और पॉजिटिव इस साइड है। इस समय क्या होगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो अब हो जाएगा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन लग रहा है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन लग रहा है, इस तरफ ये गया इस तरफ ये गया, तो ये डायपोल इस समय ऐसे घूम गया विच इज एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पर रखकर स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। आपने यहाँ स्क्रू रखा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो इस केस में जो स्क्रू है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स आउटसाइड द पेपर। डायरेक्शन हो जाएगा टॉर्क का, ये आपका डायरेक्शन यहाँ पे रोटेशन कैसा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा आउटसाइड, आउटसाइड द पे। आप पेपर लिखेंगे इसलिए मैं पेपर लिख रहा हूं, पर मेरे लिए वो बोर्ड है ये। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं पेपर लिख रहा हूं, क्योंकि आपको पेपर में ही एग्जाम देना है। तो आप इनसाइड द पेपर, इनटू द पेपर, आउटसाइड, ठीक है, या आउटवर्ड इनवर्ड कुछ भी यूज कर सकते हैं।
So this is your right hand thumb rule. So imagine that your finger will be in the clockwise or anti-clockwise direction. Then the thumb will indicate the direction of torque, which can be the inward or outward. अब टॉर्क को देखिए, हमें टॉर्क को कैसे, टॉर्क का जो आपका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखा अभी, पीई साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर साइन थीटा आ रहा है दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ, क्योंकि डायपोल मूवमेंट भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसके साथ साइन आ रहा है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ साइन कंपोनेंट अगर आता है तो इसका मतलब इन दोनों का ये क्रॉस प्रोडक्ट है, बिकॉज ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। इसका मतलब इन वेक्टर फॉर्म इसको लिख सकता हूं, टाउ वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो वेक्टर में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे किसी भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल पे हम टॉर्क और उसका डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसके ऊपर, वर्कशीट से ही न्यूमेरिकल है। वर्कशीट भी आपको इसी में इसी बैच में मिल जाएगी। बैच में असाइनमेंट का ऑप्शन है, वहां से वर्कशीट डाउनलोड कर लेना। अब वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर है, अभी आप देख लीजिए फिर बाद में डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द वर्कशीट। नोट कर लिया? Now see the question number 6 from the worksheet. Question is, an electric dipole held at 30 degree with respect to uniform electric field. एक इलेक्ट्रिक डायपोल 30 डिग्री पर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ऑफ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है E equals to 10⁴ न्यूटन पर कूलम। एक्सपीरियंस इज द टॉर्क। अब इस पर टॉर्क लग रहा है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। You have to calculate that simply the dipole moment of this electric dipole which is placed in the uniform magnetic electric field, sorry, uniform electric field। तो सिंपल है, बस बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आंसर बताइए जल्दी से, ट्राई करिए जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ। -30। हाँ, करेक्ट करेक्ट। देखिए सिंपल, पी साइन थीटा फॉर्मूला लगाइए, टॉर्क दिया हुआ है आपको, बाकी जो है जल्दी से निकालिए, समृद्धि, शिवानी, वंदना।
चलिए देख मैं कराता हूँ. So simply we have to calculate P. Now we know torque is given by P sin theta, then P equals to tau over E sin theta. Torque is given 9 10 power minus 26 whole upon 10 power 4 into sin 30. Sin 30 is 1 by 2. अभी 10 पावर 4 को ऊपर ले जाइए, माइनस हो जाएगा. साइन 30 इज 1/2, 1/2 पर आएगा तो 2 इंटू 9 18, टेन पावर माइनस 30, या फिर ये लिखिए 1.8 टेन पावर माइनस 29. अब क्योंकि डायपोल मोमेंट है, यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर. दिस इज द वन ऑफ द इजी न्यूमेरिकल ऑफ दिस टॉपिक. ऐसे इसी तरीके से न्यूमेरिकल आए हुए बोर्ड में भी. इजी टॉपिक है, बस डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है बोर्ड में, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी आ जाए. चलिए इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं. डन. नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस. देखिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी कर्व्स होते हैं. दीज आर दोज इमेजिनरी कर्व्स. तो इमेजिनरी कर्व्स है, तो मैं देखिए इस तरह कर्व बना रहा हूँ. दिस इज अ कर्व. अगर मैं कर्व में यहाँ पे एरो बनाता हूँ इस तरीके से, तो अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पॉजिटिव इस साइड होगा और नेगेटिव इस साइड होगा, क्योंकि मैंने एरो यहाँ पे बनाया हुआ है. ये वो एक इमेजिनरी कर्व है जो आपको नहीं दिखता है किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड. कोई भी चार्ज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं. तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी या फिर एंटर कर रही हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज. तो ये जो इमेजिनरी कर्व्स है, इन इमेजिनरी कर्व्स पे अगर आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करें, एंड टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस द कर्व एट वन पॉइंट. मान लो ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, तो ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे ये शो करेगी इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन. तो दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. अगर पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करें तो टेंजेंट इस तरफ होगी, तो इस तरफ फोर्स होगा. टेंजेंट यहाँ कंसीडर करें, इस पॉइंट यहाँ ले, तो टेंजेंट इस तरफ होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी कर्व्स हैं जिनके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन बताएगा. तो सिंपली दीज आर दोज इमेजिनरी कर्व्स. Tangent at any point on these lines gives the direction of electric force at that point. So these are called the electric field lines. देखो electric field lines EFL are the imaginary curves tangent at any point
on these lines give the direction of electric force at that point. These lines are called इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो ऐसी लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे. कि देखो यहाँ पे अगर अब चार्ज है एक, यहाँ पर जो पॉइंट है तो वो इधर जाएगा. यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे अगर फोर्स निकालेंगे तो ये डायरेक्शन होगा, यहाँ पे निकालेंगे तो ये डायरेक्शन रहेगा. इस तरीके से हर एक पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हर एक पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग होता है. इसीलिए ये फील्ड लाइंस बेंड हो जाती हैं जब किसी चार्ज से निकलती हैं. अभी हम आगे देखेंगे पैटर्न्स के बारे में कि किस तरीके से डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स के लिए अलग अलग पैटर्न्स बनाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इसको मार्क कर ले, इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट है तो जहां पे इंपॉर्टेंट हो वहां पे हैश बना ले. ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट. बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड में. हर एक दो साल में आपको ये टॉपिक रिपीटेड फॉर्म में किसी ना किसी क्वेश्चन में आ जाता है इस यूनिट से. या फिर इसकी प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती हैं, या डेफिनेशन, या किसी भी चार्ज सिस्टम का पैटर्न बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए आ जाता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में. अब देखते हैं डिफरेंट चार्ज सिस्टम के लिए पैटर्न्स. देखिए, इफ समहाउ अगर आप किसी भी रीजन से क्लास नहीं ले पाते तो क्लास आप बाद में भी देख सकते हो. क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी इसी बैच में अपलोड हो जाएगी आफ्टर 2 आवर्स. तो आप उसको रिपीटेड फॉर्म में बार बार देख सकते हो, कितनी बार देख सकते हो. और इवन यू कैन डाउनलोड दैट, बट यू कैन नॉट शेयर. ठीक है, आप शेयर नहीं करेंगे और कर भी नहीं सकते बिकॉज क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा होती है वीडियो की, आप शेयर नहीं कर पाएंगे. तो आप देखें उसको 2 बार 3 बार 1000 बार, जब तक टॉपिक क्लियर ना हो उसको देखते हैं. और कोई टॉपिक नहीं भी क्लियर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप उसे नेक्स्ट क्लास में ही पूछ सकते हैं. बिकॉज अगर कोई एक डाउट भी पूछता है तो उससे और बच्चों के भी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं. अब देखते हैं पैटर्न्स. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न्स किस तरीके से बनते हैं. पैटर्न्स ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ डिफरेंट चार्ज सिस्टम. ठीक है, डिफरेंट चार्ज सिस्टम. फर्स्ट चार्ज है हमारा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए क्या पैटर्न्स रहेंगे. पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्यू ग्रेटर देन जीरो. क्यू ग्रेटर देन जीरो मीन्स द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. तो ये हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. तो देखिए हमेशा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं. So they are radially outward from the positive charge. So direction will be or pattern will be like this. इस तरीके से यूनिफॉर्म सिमेट्री रहेगी. एक लाइन यहां से होगी इस तरफ से तो दूसरी इसकी दूसरे एंड से भी रहेगी. एंड डायरेक्शन क्या रहेगा, आउटवर्ड.
तो आप उसको एरोज को बाहर की तरफ शो करेंगे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। सो द डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड। तो डायरेक्शन क्या रहता है? रेडियली आउटवर्ड। रेडियल मीन्स होता है परपेंडिकुलर। एंड सेकेंड, नेगेटिव पॉइंट चार्ज अगर होता है तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या रहेगा पैटर्न? तो नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट करेंगे क्यू लेस देन जीरो। क्यू लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। तो नेगेटिव चार्ज के लिए जस्ट यही बनाना है, बट वहां पे जो एरो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ हो जाएंगे। तो ये इस तरह के पैटर्न्स बनेंगे नेगेटिव चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, या फिर देखिए नेगेटिव चार्ज में तो एंटर करती है और पॉजिटिव बाहर निकलती है, तो एरो को अंदर की तरफ शो करेंगे। ये भी क्या रहेगा? रेडियली इनवर्ड। यहाँ पर डायरेक्शन क्या रहेगा? अंदर की तरफ। रेडियली इनवर्ड। अब ऐसे ही नेक्स्ट सिस्टम आएगा जिसमें दोनों चार्ज है, पॉजिटिव भी नेगेटिव है। फिर उसके बाद आएगा दो पॉजिटिव है। बनाइए इसको जल्दी से। हाँ बेटा। पहले आप ये बनाइए, मैं बनाता हूँ बाकी। अब देखिए नेक्स्ट जो होगा चार्ज, इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। थर्ड इज डायपोल सिस्टम। डायपोल सिस्टम के लिए देखिए क्या पैटर्न्स रहेंगे। डायपोल सिस्टम में क्या होता है? एक रहता है पॉजिटिव चार्ज और एक रहता है नेगेटिव चार्ज। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और नेगेटिव में एंटर करेगी। तो आपको पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकालनी है, नेगेटिव में एंटर करानी है। सिमेट्री रखनी है, जो ऊपर से निकलेगी जस्ट यहां से भी निकालनी है सेम। और कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपस में क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, टच नहीं होनी चाहिए दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेगेटिव चार्ज की तरफ एरो बनाएंगे और पॉजिटिव से बाहर की तरफ बनाएंगे। तो डायपोल सिस्टम के लिए ये पैटर्न बनता है। दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू द नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेंगे और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्शन अंदर की तरफ बनाए, तो आपको जब नेगेटिव बनाओगे तो जितने भी एरोज हैं अंदर की तरफ होने चाहिए, और जब पॉजिटिव बनाओगे तो जितने भी एरोज हैं वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो ये डायपोल सिस्टम के लिए ये 1 मंथ क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। अब इसी तरीके से अगर सिस्टम में दो नेगेटिव चार्ज हैं या दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों अगर पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा, दोनों अगर नेगेटिव है तब भी रिपल्शन होगा। इसका मतलब फील्ड लाइंस मिलेंगी नहीं आपस में, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन में कभी फील्ड लाइंस आपस में नहीं मिलती। और टू इक्वल एंड सिमिलरली चार्ज्ड सिस्टम। तो दो सिमिलर चार्ज हैं, मान लो दोनों ही चार्ज कैसे ले लिए हमने, दोनों पॉजिटिव ले लिए। तो अब कैसे पैटर्न रहेगा? देखो पॉजिटिव से तो निकलेगी बाहर, बट यहाँ पे मिलेगी नहीं। पॉजिटिव से बाहर निकलेगी वो नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव होता तो एंटर कर जाती, बट यहाँ पे निकल के इस तरीके से बैंड होना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा होगा जहां पे ये रिपल्शन दिखाएंगे।
दोनों ही पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ दिखाएंगे एरोस। अगर इसकी जगह नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ एरो दिखाते, पर सेम पैटर्न बनता। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है, इसलिए रिपल्शन हो रहा है, कोई भी फील्ड लाइन नहीं मिल रही है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में एंटर कर रही है। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 90% चांसेस आने हैं। क्या आ सकता है बोर्ड में आपके? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमने अभी ये पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनके पैटर्न्स क्या होते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी, दे आर कंटिन्यूस कर्व्स। ये कंटिन्यूस कर्व्स होते हैं, मतलब जहां से अगर एक एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो गई, यहां से अगर स्टार्ट होती पॉजिटिव से, तो ये नेगेटिव में ही जाके एंटर करेगी। और अगर दूसरा पॉजिटिव होगा तो वो कहीं और चली जाएगी। ऐसा नहीं होता कि एक बार स्टार्ट हो गई और यहाँ पर ब्रेक ले लिया और फिर स्टार्ट हो गई। अगर एक बार पॉजिटिव स्टार्ट हुई तो नेगेटिव में ही जाकर एंटर करेगी। तो दे आर द कंटिन्यूस कर्व्स विदाउट ब्रेक्स, बीच में ब्रेक नहीं होता कभी भी। सेकंड प्रॉपर्टी, इसमें मात्र नहीं इंपॉर्टेंट, सेकंड वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाली प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बोर्ड में 3-4 बार आ चुका है सेकंड वाली प्रॉपर्टी से क्वेश्चन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। सो नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, no two electric field lines intersect or cross each other। कभी भी आपस में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती या फिर इंटरसेक्ट नहीं करती। रीजन पूछा जा सकता है आपसे, तो आप देखिए रीजन को एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है। अगर जो रीजन है या फिर जो पूछा जा रहा है, इसका हम अपोजिट ले लें। हमने बोला कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करती या इंटरसेक्ट नहीं करती, और हम इसका उल्टा ले लें। मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करती तो क्या होता। तो मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है।
तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता दोनों, कॉमन पॉइंट है ये। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, और अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें। अब दो कर्व में दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, पॉइंट कॉमन है, तो एक टेंजेंट तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी और एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो एक फोर्स तो यहां लगेगा और एक फोर्स यहां लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर इंटरसेक्ट करती हैं, इफ द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, then at the point of intersection there will be two tangents which shows the two direction of electric force, which is not possible. अब किसी भी पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक फोर्स के, इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस नहीं करती या इंटरसेक्ट नहीं करती। तो हमने कैसे लिया है, कॉन्ट्रडिक्शन लिया है कि if the two electric field lines intersect each other, then at the point of intersection there will be two tangents which shows two direction of electric force, which is not possible. That's why two electric field lines never intersect each other. ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट हो जाएंगी जो कि दो डायरेक्शन शो करेंगी फोर्स के, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, रीजन आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैंने रीजन नोट्स में दिया हुआ है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो फिर आप आगे कल से पढ़ेंगे आप थर्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें एटलीस्ट सिक्स प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी होती हैं। अगर नोट्स में शायद एट प्रॉपर्टीज दी हैं, तो आउट ऑफ एट आपको सिक्स लर्न करनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 3 मार्क्स में पूछा जाता है। 5 मार्क्स में तो नहीं आ सकता, इतना इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, पर 3 मार्क्स में चांसेस है 90%, या 2 मार्क्स में 90% चांसेस है आने के। तो आपको एटलीस्ट सिक्स प्रॉपर्टीज तो लर्न करनी है, जिसमें आप जितनी भी आपको याद आ पाए उस समय आप लिख पाओ एटलीस्ट। तो मोर जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज आप लर्न करेंगे उतना ही सही रहेगा। अगर आपने तीन लर्न कर ली और तीनों में से कोई भी एक भूल गए, तो दो में आपको आज नंबर नहीं मिलेंगे। तो एटलीस्ट सिक्स तो लर्न करिए, जिससे कि आप एटलीस्ट 4 5 तो लिख ही पाओ। ओके। ओके बेटा।